हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं इसका वॉइस ओवर एक बार पहले कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे वो फाइल करप्ट हो गई और अब मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। एनीवे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आए तो मैनेज कर लीजिएगा। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा कि लुओ फैंग ने जान ही लुओ डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था, लेकिन उससे उसको लेने के लिए बहुत सारे यूनिवर्स वनरेबल्स और साथ ही यूनिवर्स मास्टर्स भी वहां पर आना शुरू हो गए थे। पर फैंग ने अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की हेल्प से खुद को बचा लिया था। इसी के साथ साथ उसे फ्लेम स्टार मास्टर, जो कि गोल्ड राउंड बीस्ट अलायंस के एक यूनिवर्स मास्टर हैं, उन्होंने फैंग को अपने क्लैन में आने के लिए यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए थे। इसी के साथ फैंग को रियलाइज हो जाता है कि ओरिजिन स्टार का इलाका बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वो वहां से बाहर जाना शुरू कर देता है। पर तभी थोन अलायंस के मेंबर्स उसके पीछे पड़ चुके थे और जब वो लोग फैंग के गोल्ड राउंड बीस्ट को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो चुके थे तो फैंग अपने गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा देता है, जो देखकर थोन अलायंस के वो मेंबर्स तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब हमें बिना फाइट किए ट्रेजर मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि उन्हें वहां पर कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता। इसलिए वो सभी लोग गुस्से में आकर अपनी पावर्स को रिलीज करने लग गए थे। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि फैंग अपनी ह्यूमन बॉडी में है और वो एक सेफ लोकेशन पर पहुंचकर ह्यूमन रेस मिलिट्री बेस पर पहुंच जाता है और वहां से एक स्पेसशिप में बैठकर क्यूरियोसिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहां पर वो अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहा है। और यहां पर जाते हुए रास्ते में फैंग स्पेसशिप में बैठकर अपनी उन पास्ट मेमोरीज को याद करता है जहाँ वो फर्स्ट टाइम ह्यूमन रेस के जीनियसिस के साथ क्यूरियोसिटी में आया था, और अपनी उन सभी यादों को ताज़ा करते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, टाइम इतनी तेजी से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चला और 100,000 ईयर्स गुजर भी चुके हैं। और फिर उसे अपने पास्ट के और भी ज्यादा फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जिसमें उसने अच्छा बुरा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जहां पर भी टाइम स्पेंड किया है उन सब के बारे में सोच रहा था। फैंग अपनी यादों को ताज़ा कर ही रहा होता है कि तभी एक सर्वेंट फैंग के करीब आकर उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, लॉर्ड लुओ फैंग, हम लोग क्यूरियोसिटी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ हमें भी दिखाया जाता है कि उनका स्पेसशिप एक वॉर्म होल से निकलते हुए सीधा क्यूरियोसिटी में इंटर हो चुका है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट व्यू में हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के सामने खड़ा हुआ है, जहां पर उसने अपने मास्टर को आप बीती सब बता दी थी। जो सुनकर मास्टर उससे कहते हैं, तुमने थोन अलायंस के मेंबर से जल्दी से छुटकारा पाने के लिए अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया और फिर अपनी ब्लड सी की डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुमने दोबारा से अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को रिफॉर्म करते हुए रिस्टोर कर लिया। ये तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। और अब क्योंकि तुम जियान ही लुओ डिवाइन स्वॉर्ड को यहाँ पर ले आए हो, तो आगे तुम्हारे इसके बारे में क्या प्लान्स हैं। इस पर फैंग उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने मास्टर से कहता है, मेरे पास ये ट्रेजर अभी भी इनकम्प्लीट है और अगर मैं इसे यूज करना चाहूँ तो इसकी यूजेबिलिटी भी लिमिटेड है, पर अगर मैं इसे बेचना भी चाहूँ तो इसके लिए सही खरीदार ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। इस पर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड उससे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम इसे रेस के लिए कंट्रीब्यूट कर दो, जिसमें तुम इसे ट्रेजर पॉइंट्स के बदले में एक्सचेंज कर सकोगे। ये सुनकर फैंग को थोड़ा सा झटका लगता है और वो कहता है, ट्रेजर पॉइंट्स? ये उसके लिए बिल्कुल न्यू था। इसीलिए मास्टर से बताते हैं कि अगर तुम कोई ट्रेजर अपनी रेस के लिए डोनेट करते हो तो इसके बदले में एज अ कंपनसेशन तुम्हें वहां पर ट्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको तुम क्यूरियोसिटी के ट्रेजर वॉलेट्स में जाकर पॉइंट्स के बदले में ट्रेजर को एक्सचेंज कर सकते हो और हो सकता है कि तुम्हें वहां पर और भी ज्यादा सूटेबल रिसोर्सेज मिल जाएं। ये जानकर तो फैंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी डील थी, इसीलिए वो इसके लिए फौरन ही एग्री हो गया था। इसी के साथ सीन कट होता और फिर हमें नेक्स्ट व्यू में दिखाया जाता है कि फैंग ट्रेजर ऑफरिंग हॉल में पहुंच चुका होता है। तो अब फैंग यहाँ पर अपनी जियान ही लुओ डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे उस ट्रेजर ऑफरिंग हॉल का एए चेक करके बताते हुए कहता है, ये जियान ही लुओ गॉड स्वॉर्ड है, अगर आप इसे रेस को कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसके बदले में आपको 12 ट्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे। लुओ फैंग, क्या आप वाकई इस ट्रेजर को अपनी रेस के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं? इस पर तो फैंग उसका आंसर करते हुए कहता है, बिल्कुल। और अब फिर जैसे ही फैंग को 12 ट्रेजर पॉइंट्स मिलते हैं तो वो इनके बदले में अपने लिए रिसोर्सेज लेने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर मौजूद रिसोर्सेज को देखते हुए कहता है, मेरे पास पहले ही डिवाइन पावर को सप्लाई करने के लिए एंडलेस ब्लड सी है, इसलिए मुझे यहाँ पर मौजूद इन प्रीशियस रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं और मेरे पास कोई और दूसरा स्पेसिफिक कल्टीवेशन डायरेक्शन का मेथड भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने इन पॉइंट्स को ट्रेजर्स के बदले में एक्सचेंज करूँ, ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद फिर फैंग अपने सामने मौजूद विंडोज पर ट्रेजर्स को देखने लगता है और उन्हें देखते साथ ही कहता है, ये कितने एक्सपेंसिव है। यहाँ पर मौजूद ट्रेजर्स में से सबसे सस्ता डोमेन टाइप ट्रेजर भी 16 ट्रेजर पॉइंट्स का है। और फिर जैसे ही फैंग उसकी और डिटेल्स को देखता है तो उसका नाम मालूम होता है 9 टाइगर रिवर्स। ये देखकर फैंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अफसोस ये 16 ट्रेजर पॉइंट्स का है। और फिर वो गहरी सोच में पड़ गया था और अपने मन ही मन कहता है, जब बात आती है ट्रेजर्स की
तो उनकी क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। मैं अब इसके बारे में और ज़्यादा नहीं सोच सकता। सीनियर चैंग फैंग, आपने इस एंशिएंट सिल्वर फैंटम इल्यूजन शिप को बीस्ट गॉड अलायंस के ट्रेजर वॉयलेट में छोड़ा था, जहां से ये मुझे मिल गई। इनिशियली मैं चाहता तो था कि मैं इस एंशिएंट शिप को यूनिवर्स में हर जगह फेमस कर दूं, पर अभी की सूरत हाल को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसे रेस को कंट्रीब्यूट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर इन फ्यूचर किसी भी पावरफुल एक्सपर्ट ने इसे ट्रेजर पॉइंट्स के बदले में एक्सचेंज ना किया हुआ, तो मैं इसे वापस से एक्सचेंज कर लूंगा और तब एक बार दोबारा से ये शिप मेरा हो जाएगा। ये कहते हुए फैंग उस एंशिएंट सिल्वर फैंटम इल्यूजन शिप को ट्रेजर ऑफरिंग हॉल में दे देता है। वहां पर मौजूद ये शिप को अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद इसकी वर्थ बताते हुए फैंग से कहता है, ये एक टॉप टायर पैलेस टाइप हैवी ट्रेजर है जिसकी वैल्यू है 4 ट्रेजर पॉइंट्स। इसे सेल करने पर अब फैंग के पास 16 ट्रेजर पॉइंट्स हो चुके थे, इसलिए वो फौरन से 9 टाइगर रिवर्स ट्रेजर के साथ एक्सचेंज कर लेता है, जो कि एक डोमेन टाइप ट्रेजर है। इसे लेने के बाद फैंग अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है और अपने गोल्डन और बीस्ट बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है। और अब उसने इसे अपने गोल्डन और थ्रेड मिरर के साथ रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि ये 9 टाइगर रिवर्स डोमेन टाइप ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल है। फैंग इसकी एबिलिटीज को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही फैंग को इसका एक और फायदा होता है कि ये डोमेन टाइप ट्रेजर गोल्डन और बीस्ट की डोमेन के साथ ही मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से इसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए फैंग कहता है, अब चाहे मुझे किसी से बचकर भागना हो या किसी का सामना करना हो, दोनों सिचुएशंस में ही मेरे पास अपर हैंड रहेगा। अब इसकी हेल्प से मेरी ओरिजिन स्टार की जर्नी और भी ज्यादा सेफ हो जाएगी, पर अभी भी ये काफी नहीं है। सिर्फ एक ट्रेजर से मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकती कि मैं आने वाले हर खतरे का सामना कर सकूं, क्योंकि ओरिजिन स्टार्स पर यूनिवर्स के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रेसिस के पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं। फैंग अभी ये सोच रहा था कि तभी उसे एक आइडिया हिट हो जाता है और वो कहता है, ओ हाँ, मेरे पास तो मास्टर जुओ शैनकी के दिए हुए 4th मेटल प्लेट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। अगर मैं 4th मेटल प्लेट को हासिल करने में कामयाब हो जाऊं और उसका इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेट करूं, तो फिर मेरी गोल्डन और बीस्ट बॉडी का जीन लेवल एक बार दोबारा से ब्रेक थ्रू करेगा। इससे मेरी पावर्स बेहद ही बढ़ जाएंगी। इतना सोचते साथ ही फैंग 4th मेटल प्लेट को हासिल करने के लिए अपनी इस जर्नी पर निकल पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन, जहां फैंग अपने मास्टर जुओ शैनकी के दिए हुए यूनिवर्स कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग क्राफ्ट्समैन गॉड प्लेनेट पर पहुंच चुका होता है, जहां पर उसकी वो 4th मेटल प्लेट मौजूद है। वो इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में रहकर ही दूर से ही अपनी स्पेसशिप से इसे देखते हुए कहता है, यही वो लोकेशन है जो कि मास्टर जुओ शैनकी के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग शो हो रही है। जिस पर वो बाता उसे इस प्लेनेट की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है, ये तो क्राफ्ट्समैन का प्लेनेट है। इसका ओनर एक ग्रेट बीइंग है, जिसे लॉर्ड ऑफ द क्राफ्ट्समैन गॉड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि क्राफ्ट्समैन मास्टर की ट्रेजर्स को क्रिएट करने की एबिलिटी बेमिसाल है। इन्हें यूनिवर्स में मौजूद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रेसिस ने रिकॉग्नाइज्ड किया है। साथ ही क्राफ्टमैन मास्टर का ये प्लेनेट इतने सारे फैक्शंस और फोर्सेस होने के बावजूद भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। कोई भी इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं करता। हालांकि इनके प्लेनेट पर किसी को भी किल करना फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ह्यूमन आइडेंटिटी सभी की नजरों में आ सकती है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी रिमोट ओशन क्लोन बॉडी का इस्तेमाल करो। वो बता कि ये बात सुनते ही फैंग फौरन से अपनी गोल्डन और बीस्ट बॉडी को अपने सारे ट्रेजर्स दे देता है और अपनी रिमोट ओशन बॉडी और मूशा बॉडी के साथ क्राफ्ट्समैन प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जाते हुए फैंग रास्ते में सोचते हुए अपने मन में कहता है, अब क्योंकि ये क्राफ्ट्समैन प्लेनेट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इसका मतलब है कि क्राफ्ट्समैन मास्टर और उनके डिसाइबल जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स रखते होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जर्नी आइस प्रिजन स्टार जितनी डेंजरस ना हो। इसी के साथ फैंग कुछ पोर्टल्स के अंदर से होता हुआ क्राफ्ट्समैन मास्टर प्लेनेट पर क्राफ्ट्समैन मास्टर के पैलेस तक पहुंच चुका होता है। यहाँ वो पैलेस के गेट के सामने खड़ा होकर उसे देखते हुए कहता है, मैं सेंस कर सकता हूँ 4th मेटल प्लेट का वो टुकड़ा मुझे बुला रहा है। इसी के साथ फैंग पैदल ही आगे बढ़ने लग गया था कि तभी उसे अचानक से आवाज सुनाई पड़ती है, स्टॉप ब्रदर, तुम जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ। ये सुनकर फैंग अपने आसपास देखने लगता है तो उसकी नजर पड़ती है कि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े जाइंट वॉरियर्स मौजूद हैं, जिन पर पहले फैंग का ध्यान नहीं गया था। और यहाँ हमें भी देखने को मिलता है कि फैंग का साइज तो इनके सामने एक बार फिर से यहाँ पर चींटी के बराबर हो चुका होता है। इवन फैंग अपनी रिमोट ओशन बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि पहले ही साइज में काफी ज्यादा बड़ी है, पर फिर भी वो इतनी छोटी लग रही थी। जिस पर्सन ने उसे रोका है फैंग उसकी तरफ देखने लगता है तो वो पर्सन फैंग से कहता है, ये क्राफ्ट्समैन माउंटेन एक सेक्रेड होली लैंड है। ये जगह क्राफ्ट्समैन मास्टर और उनके डिसाइबल्स का रेजिडेंस है। तुम यहाँ पर बिना उनकी परमिशन के नहीं जा सकते। तभी एक और वॉरियर फैंग से कहता है, ब्रदर,
अगर आप भी हमारी तरह सीखना चाहते हैं तो फिर आपको बिल्कुल हमारी तरह रिस्पेक्टफुली वेट करना होगा। ये कहते हुए वो सभी लोग अपने घुटनों पर झुकते हुए क्राफ्ट्समैन मास्टर के पैलेस के सामने अपना सर झुका देते हैं और वो ये प्रोसेस बार बार कर रहे थे। उनको ये सब करता हुआ देखकर और उनकी बातें सुनने के बाद फैंग अपने मन में कहता है, मेरी फोर्थ मेटल प्लेट क्राफ्ट्समैन मास्टर के रेजिडेंस के ठीक नीचे है, मुझे कुछ तो करना होगा। फैंग अभी इस बारे में सोच रहा था कि तभी वो आता भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते हुए उसके पास आते हुए उससे कहती है, चोरी छुपे एक यूनिवर्स मास्टर के घर में घुसकर उसकी नाक के नीचे से फोर्थ मेटल प्लेट को निकाल लेना, ये तो इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा निराश हो गई थी, लेकिन फिर एकदम से एनर्जेटिक होते हुए कहती है, हाँ एक और रास्ता है। क्राफ्ट्समैन मास्टर के रेजिडेंस के अंदर जाने के लिए तुम्हें भी इन लोगों की तरह यहाँ पर वेट करना होगा कि वो तुम्हें अपना डिसाइबल बना लें। यह हम देखते हैं कि फैंग बिना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए बुबाता की बात को मानते हुए यहाँ पर वेट करने लग गया था। साथ ही साथ वो कुछ सोच भी रहा था और अपने एक प्लान को भी एग्जीक्यूट कर चुका होता है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। तभी यहाँ पर एक वॉरियर की नजर पड़ती है अपने सामने और वो कहता है, देखो, जिससे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ वॉरियर्स टेलीपोर्ट होते हुए अपीयर होते हैं और ये सभी लोग क्राफ्ट्समैन मास्टर के डिसाइबल्स थे। इन्हें देखते ही बाहर मौजूद वो सभी वॉरियर्स जो कि क्राफ्ट्समैन मास्टर के पैलेस के सामने झुके हुए हैं वो इनसे कहते हैं, सीनियर्स, हम यहाँ पर मास्टर के डिसाइबल बनने और उनसे क्राफ्ट से सीखने के लिए आए हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि क्राफ्ट्समैन मास्टर हम में से अपने डिसाइबल्स को चूज करने के लिए कब आएंगे? हम सभी उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर क्राफ्ट्समैन मास्टर के डिसाइबल्स में से एक आंसर करते हुए कहता है, मास्टर अभी 2 दिन पहले ही अपने एक फ्रेंड के साथ मिलने के लिए बाहर गए हैं। अभी तक हमें उनके बारे में नहीं पता कि वो कब वापिस आएंगे। हो सकता है उन्हें वापिस आने में 1000 साल लग जाए या फिर 10,000 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग चाहें तो उनके आने का वेट कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं। ये सुनकर तो यहाँ पर मौजूद कई सारे वॉरियर्स को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है और वो कहते हैं, क्या? और फिर कुछ उनसे कहते हैं, कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? वो लोग भी बेवकूफ होंगे जो बिना जाने उनके आने का इंतजार करते रहेंगे। मैं तो जा रहा हूँ। ये कहते हुए कई सारे लोग वहाँ से चले गए थे। यही फैंग ये सब कुछ सुनकर अपने मन ही मन खुश होते हुए कहता है, वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए हैं। इसका मतलब है कि क्राफ्ट्समैन मास्टर अभी के लिए यहाँ क्राफ्ट्समैन माउंटेन में नहीं है। ये कहते हुए तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी ह्यूमन बॉडी, हैवियारो किंग, बबाता और अटूका तो यहाँ पर मिलकर जश्न मनाने लग गए थे। और फिर फैंग इसी खुशी के साथ कहता है, अब भला मैं इस रेयर अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दे सकता हूँ। और यहाँ फिर फैंग की एक इविल स्माइल के साथ सीन कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मूशा बॉडी को लेकर तेजी के साथ क्राफ्ट्समैन गोड माउंटेन के कोर की तरफ बढ़ रहा होता है और वहाँ अंदर पहुंचकर फैंग को अलग अलग तरह की केव्स नजर आ रही थी जो कि असल में फोर्जिंग की जगह है। यहाँ फैंग अपनी फोर्थ मेटल प्लेट की लोकेशन को सेंस करते हुए तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक से उसे फील होता है कि यहाँ के स्पेशल फ्लक्चुएशंस ब्लॉक्ड हैं, यानी कि क्राफ्ट्समैन गोड ने जानबूझकर यहाँ पर स्पेस को लॉक किया हुआ है। इससे फैंग को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ये जगह क्राफ्ट्समैन माउंटेन का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। पर फिर भी अपनी फोर्थ मेटल प्लेट को लेने के लिए फैंग आगे बढ़ता रहता है और यहाँ एक माउंटेन की वैली के करीब पहुंचकर जहाँ पर कई सारे सीनियर्स फोर्जिंग कर रहे हैं, फैंग यहाँ पर मौजूद कुछ 2 लोगों की बातें सुनता है जो कि वैली के बाहर गार्ड कर रहे थे। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं, इस माउंटेन वैली के अंदर की जगह बहुत ही ज्यादा गर्म है। हम डिसाइबल्स भी वहाँ पर सिर्फ कुछ देर के लिए ही रुक पाते हैं। हमारी एबिलिटीज अभी वहाँ पर हाई लेवल वेपन्स को फोर्ज करने के लिए काफी नहीं है। हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। हमारे वो सीनियर्स जिनकी कल्टीवेशन यूनिवर्स वनरेबल लेवल की है, वो लोग इजीली वहाँ माउंटेन की वैली के अंदर वेपन्स को फोर्ज कर रहे हैं। वो लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी हम देख पाते हैं कि फैंग भी बिल्कुल उनके पाँव के नीचे एक स्टोन की फॉर्म में बैठा हुआ है और उन दोनों डिसाइबल्स की बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है, माउंटेन वैली, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इस माउंटेन वैली के अंदर और भी कई सारे डिसाइबल्स हैं और ये भी सेंस कर पा रहा हूँ कि इस माउंटेन वैली के कोर के अंदर ही मेरी फोर्थ मेटल प्लेट है। इसी के साथ फिर फैंग अपनी मूशा बॉडी की डोमेन का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट होता हुआ उस माउंटेन वैली के अंदर आ जाता है और फिर तेजी के साथ उसके कोर की तरफ बढ़ने लग गया था कि तभी रास्ते में फैंग को कुछ वॉरियर्स नजर आते हैं जो कि यहाँ पर अपने बड़े बड़े जॉइंट हैमर्स के साथ वेपन्स को फोर्ज करने में लगे हुए थे। फैंग यहाँ पर मौजूद इन यूनिवर्स वनरेबल लेवल के वॉरियर से छुपता छुपाता एक स्टोन के पीछे अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरी मेटल प्लेट तो अभी जिस जगह पर ये लोग वेपन फोर्ज कर रहे हैं उसकी भी गहराई में है, यानी कि अब मुझे इन्हें भी चकमा देकर निकलना होगा। ये सोच लेने के बाद फिर फैंग एक बार फिर से स्टोन बन के वहां पर बहते हुए लावा के साथ ही उनकी फोर्जिंग वाली जगह के करीब पहुंचने लग गया था कि तभी बाता उसे कहती है, केयरफुल, वहां पर नीचे लोग हैं,
उन लोगों की नाक के नीचे से निकलने के बाद भी फैंग को पता चलता है कि यहाँ पर अभी कुछ और वॉरियर्स हैं जो कि पहले वालों से भी ज्यादा ताकतवर है और उनका वेपन भी कंप्लीट होने वाला है। बस अब अपने फाइनल स्टेप्स पर है। ये देखकर फैंग एक जगह पर रुक जाता है कि कहीं वो लोग मुझे सेंस ना कर लें, और यहाँ उस छोटे से स्टोन की फॉर्म में ही इन लोगों को देखते हुए कहता है, क्राफ्ट्समैन मास्टर के ये डिसाइबल्स पूरी तरह से फोर्जिंग पर फोकस किए हुए हैं, और हालांकि ये इतने ज्यादा पावरफुल फाइटर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये तीनों ही यूनिवर्स ओवरलोड लेवल के हैं। अगर मैं अभी जल्दीबाजी में आगे बढ़ा तो जरूर ये लोग अलर्ट हो जाएंगे, इसीलिए मुझे अभी सही मौके का इंतजार करना होगा। ये कहते हुए फैंग वेट करने लग जाता है और देखने लगता है कि जब वो तीनों मिलकर अपने वेपन को फोर्स करने के लास्ट स्टेप पर होंगे तब मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इस वक्त इनका पूरा अटेंशन और फोकस एक ही जगह पर होगा और उस वक्त ये लोग एक साथ अपने हैमर्स को कंटिन्यूसली यूज कर रहे होंगे। इनके पास मुझ पर ध्यान देने का जरा भी टाइम नहीं होगा, मुझे बस इनके फुली फोकस्ड होने का वेट करना है। और फिर जैसे ही वो लोग फुली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं तो फैंग फौरन से आगे बढ़ते हुए एक स्टोन की फॉर्म में ही यूनिवर्स ओवरलोड के चेहरे के सामने से गुजर जाता है और उसका फैंग पर ध्यान भी नहीं जाता। साथ ही हम लोग देख पाते हैं कि ये तीनों ओवरलोड्स इस वेपन को फोर्स करने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी और फोर्स लगा रहे हैं। इवन इन लोगों ने अपनी पावर्स और डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इस वेपन को कंडेंस करना भी शुरू कर दिया था। अब फैंग इस माउंटेन वैली के कोर बॉटम ऑफ द माउंटेन वैली में पहुंच आता है और फिर यहाँ पर चेन्स और फ्लेम से बनी हुई फॉर्मेशन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर वो इसके बारे में कहता है, इसके साथ तो काउंटलेस फायर एनर्जी की स्ट्रीम्स जुड़ी हुई हैं जो इस जगह का एसेंस है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लेम्स प्रोड्यूस कर रही हैं। इस फॉर्मेशन के बाहर मौजूद फायर ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि सिर्फ यूनिवर्स ओवरलोड लेवल के बंदे ही इसको झेल सकते हैं, जबकि इसके अंदर वहां तो इवन और भी ज्यादा टेरिफाइंग फायर होगी। लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी फोर्थ मेटल प्लेट इस कोर और इसकी फॉर्मेशन के अंदर है। मेरे पास अब यहाँ से वापस लौटने का कोई रीजन नहीं। ये कहते साथ ही फैंग टेलीपोर्ट होते हुए तेजी के साथ उस कोर के अंदर जाना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ की फ्लेम्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती हैं कि उन्होंने फैंग की मूशा बॉडी को इसके अंदर आते साथ ही जलाकर खाक कर दिया था। और फैंग की मूशा बॉडी जब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही थी तो फैंग कह रहा होता है, मेरी मूशा क्लोन बॉडी को तो इवन यहाँ पर रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला और ये उससे पहले ही इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गई। इवन मेरी वर्ल्ड रिंग की इंटरनल स्पेस भी पूरी तरह से जलकर खाक बन गई। इसी के साथ एक जोरदार चीख से फैंग की मूशा बॉडी वहां पर मारी जाती है। सीन कट होकर हम उस माउंटेन वैली के बाहर फैंग की रिमोट ओशन बॉडी को देख पाते हैं। यहाँ फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस माउंटेन वैली के कोर और उस फॉर्मेशन की फायर पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ तो वो तो यूनिवर्स ओवरलोड से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। इवन अगर मैं अपनी रिमोट ओशन क्लोन बॉडी का भी इस्तेमाल करूँ तो भी मुझे डर है कि मैं वहां उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अगर मैं एक प्रोटेक्शन ट्रेजर का इस्तेमाल करूं तो शायद कुछ हो सकता है। ये कहते ही फैंग को एक आइडिया आ चुका था और वो फौरन से अपनी गोल्डन बीस्ट बॉडी की तरफ देखता है और फिर हमें यहाँ से जूम आउट करके दिखाया जाता है क्राफ्ट्समैन मास्टर के प्लेनेट के बाहर मौजूद फैंग की स्पेसशिप को, जहाँ पर फैंग का गोल्डन बीस्ट मौजूद था। वो फौरन से अपने ट्रिब्यूलेशन आर्मर को पहनते हुए तेजी के साथ फैंग के करीब पहुंच जाता है। अब फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंग ने अपनी रिमोट ओशियन बॉडी की डिवाइन पावर्स को गोल्डन बीस्ट को एज अ बैकअप देने के लिए रेडी कर लिया था और गोल्डन बीस्ट बॉडी माउंटेन की वैली के करीब पहुंच चुका होता है। और फिर करते करते वो अपनी मूशा बॉडी की हेल्प से गोल्डन बीस्ट को उस माउंटेन वैली के कोर और उस फॉर्मेशन के पास पहुंचा देता है। तभी ही हम देख पाते हैं कि फैंग की ह्यूमन बॉडी असल में क्राफ्ट्समैन प्लेनेट के बाहर अपने स्पेसशिप में मौजूद है और यहाँ पर दूर से ही सारी चीजों पर नजर रखे हुए है। यहाँ पर अब फिर फैंग अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले अपनी मन ही मन सोचते हुए कहता है, मेरी गोल्डन बीस्ट बॉडी और रिमोट ओशन क्लोन बॉडी की इमेंस पावर और साथ ही क्लैमिटी आर्मर की प्रोटेक्शन के साथ मैं ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि अब मैं उस कोर की फॉर्मेशन के अंदर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं हर हाल में उस फोर्थ मेटल प्लेट को हासिल करूंगा। ये कहते हुए फैंग अपने गोल्डन बीस्ट बॉडी के साइज को काफी ज्यादा छोटा करते हुए उस कोर की फॉर्मेशन के अंदर जाना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक बार फिर से उस पोर्टल के अंदर से होकर जाते हुए गोल्डन बीस्ट की बॉडी पूरी तरह से जलने लग जाती है और यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन आर्मर उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था और उसकी पावर को ड्रेन होने से बचा रहा होता है, लेकिन फिर भी गोल्डन बीस्ट बॉडी की यहाँ पर चीखें निकल रही थी और उसकी डिवाइन पावर्स बहुत ही तेजी के साथ बर्न हो रही थी। रिमोट ओशन बॉडी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो जल्द से जल्द उसकी डिवाइन पावर्स को रिकवर करे। इसके चलते उसका ब्लडी सी भी तेजी से बर्न होने लग गया था। फैंग का क्लैमिटी आर्मर यहाँ पर फायर की पावर से बुरी तरह से हीट हो चुका होता है और उसकी गोल्डन बीस्ट बॉडी के अंदर से धुआं निकल रहा था, साथ ही वो बुरी तरह से जल भी रहा होता है। तभी वो बाता भी फैंग से कहती है कि तुम्हारी डिवाइन बॉडी और भी ज्यादा तेजी के साथ कंज्यूम होती जा रही है, तुम्हें जल्दी से इस जगह से बाहर निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा।
इसी के साथ थोड़ी देर बाद फैंग भी उस जगह पर पहुंच जाता है और हमें उस पोर्टल की दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि असल में ये फायर स्पेस है जो इस फॉर्मेशन का कोर है। यहाँ फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जलकर लाल हो चुकी थी, पर तभी उसे वहाँ पर अपना फोर्थ मेटल प्लेट का टुकड़ा नजर आ जाता है। इसलिए फैंग जल्दी से आगे बढ़कर अपने गोल्ड राउंड बीस्ट के हाथ से उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये तो असल में एक सील थी, रियल मेटल प्लेट नहीं। ये देखकर फैंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी काफी ज्यादा डिवाइन पावर्स को बंद कर चुका है, लेकिन अभी भी उसे रियल मेटल प्लेट नहीं मिली। तो अब वो गुस्से में ही अपनी पावर्स को अनलीश करने लगता है और तेजी के साथ अपने ब्लडी सी को एक बार फिर से बंद करने लग गया था। इसीलिए अब उसने वहां पर लगी हुई सील को तोड़कर रियल मेटल प्लेट के टुकड़े को हासिल कर लिया था, जो देखकर फैंग की मूशा बॉडी, क्लोन बॉडी और सभी बॉडीज ही काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और फैंग भी कहता है फाइनली मैंने फोर्थ मेटल प्लेट को हासिल कर ही लिया। अभी फैंग यहाँ पर खुशी मना ही रहा होता है कि तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी सील को तोड़ने की। ये आवाज थी असल में क्राफ्ट्समैन गोड मास्टर की, जो सुनकर तो फैंग को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो कहता है क्या मेरे उस सील को तोड़ने से क्राफ्ट्समैन मास्टर यहाँ पर खुद अपीयर हो गए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग की ह्यूमन बॉडी की हालत तो यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। फैंग के फेस के इमोशंस को देखकर आप खुद भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये आखिर हुआ क्या। तभी हमें भी देखने को मिलता है कि आखिर फैंग की ह्यूमन बॉडी ऐसा क्या नजारा देखकर इतनी ज्यादा दंग रह गई है। फैंग की स्पेसशिप से हम देख पाते हैं कि क्राफ्ट्समैन मास्टर का वो बड़ा सा हाथ क्राफ्ट्समैन प्लेनेट की तरफ बढ़ते हुए अपने पैलेस के अंदर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को खींचकर बाहर लाना शुरू कर देता है और इसकी वजह से वहाँ कितनी ज्यादा तबाही हो रही थी और उनका कितना ज्यादा और प्रेशर लग रहा था, ये हमें क्राफ्ट्समैन प्लेनेट के ऊपर दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जो सभी वॉरियर्स की टांगे कांप उठती है और वो अपने घुटनों पर आते हुए उनके सामने सर झुका देते हैं। क्राफ्ट्समैन मास्टर यहाँ पर फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी की पावर्स बहुत ही तेजी के साथ कम हो रही थी और फैंग यहाँ पर अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को फील करते हुए कहता है ये तो एक इनक्रेडिबली फियर्स अटैक है। हालांकि मैंने क्लैमिटी आर्मर पहना हुआ है जो कि इस अटैक की पावर को 10,000 टाइम्स कम कर देता है, लेकिन फिर भी मेरी डिवाइन बॉडी ड्रास्टिकली कमजोर हो रही है। अब मैं सिर्फ अपनी रिमोट ओशन क्लोन बॉडी पर ही रिलाई कर सकता हूँ। ये कहते हुए फैंग अपनी रिमोट ओशन बॉडी की सारी एनर्जी को अपनी गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी के अंदर झोंकने लगता है, जिसके चलते तो अब उसकी रिमोट ओशन बॉडी की पावर तेजी के साथ इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि वो 95% से सीधा 5% तक गिर गई थी। इसी से ही फैंग की हालत खराब हो जाती है और उधर फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी भी अपने रियल साइज में वापस आते हुए क्राफ्ट्समैन गोड मास्टर के हाथ में आ चुकी होती है और उन्होंने फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को बुरी तरह से जकड़ लिया था, जिसकी वजह से फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी की भी ब्लीडिंग हो रही थी और अब वो फैंग को पकड़कर अपने प्लेनेट से बाहर ले जा चुके होते हैं, जिसके चलते हमें देखने को मिलता है कि गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मानो जैसे वो अनकॉन्शियस हो गया है। क्राफ्ट्समैन मास्टर ने तो यहाँ पर फैंग की गोल्ड राउंड बीस्ट बॉडी को ऐसे पकड़ रखा था जैसे कि कोई कॉकरोच हो। अब वो फैंग को स्पेस में ले आने के बाद उससे कहते हैं तुमने मेरे एक फुल अटैक को झेल लिया और अभी तक मरे नहीं, इसे इम्प्रेसिव कहा जा सकता है, इसीलिए तुम्हें यूं कैजुअली मार देना अफसोसनाक होगा। ये कहते हुए वो फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को एक गहरी खाई की तरफ भेज देते हैं जो कि असल में एक दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला पोर्टल था और उस तरफ फेंकते हुए उसे कहते हैं चलो देखते हैं क्या तुम जिंदा रहने के इस चांस को सीज कर पाते हो या नहीं। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या फैंग इस पोर्टल के अंदर से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएगा या नहीं।